नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्लिनिकल पर्पज से भी, फिजियोलॉजी में एग्जाम के व्यू से भी। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज अ रेस्पिरेशन। व्हाट इज अ रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन, जो आपको बचपन से पता भी है, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा भी होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसको देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में ये आपका, ठीक है, जो एनाटॉमी की हम बात करेंगे, ये हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो एग्जैक्टली ट्रैक होता है। ठीक है, एक ट्रैक होता है जो हमारे नोज से स्टार्ट होता है और लंग्स में जाके खत्म होता है। दिख रहा है, ये आपका एक ट्रैक है जो पूरा का पूरा लंग्स में जाके आपका एंड हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक रेस्पिरेटरी ट्रैक के फॉर्म में होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को या रेस्पिरेटरी ट्रैक को फाइनली दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दो ट्रैक होते हैं, अपर और लोअर। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलेंगे, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हम बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, अपर एंड लोअर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो ये जो मेरी नोज है, ये नोज है, नॉस्ट्रिल जो है इसे हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। यहां से एयर अंदर जा रही है, तो ये है आपका नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है और वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहां से चालू होता है और लंग्स में खत्म होता है। तो यहां से चालू होने के बाद जो लंग्स में खत्म हो रहा है उसको दो पार्ट में बांटा है, और पहला पार्ट हम बात कर रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं ये जो नॉस्ट्रिल दिख रही है, ये पहला पार्ट होता है अपर सिस्टम का, नॉस्ट्रिल। ठीक है, यहां होता है नॉस्ट्रिल, यहां से एयर अंदर गई, एयर अंदर जाने के बाद, ठीक है, आगे पहुंचेगी यहाँ पर। ठीक है, ये अंदर गई, आगे पहुंचेगी, आगे पहुंचने के बाद जो यहाँ पहुंची है हमारी, उसे हम बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, दूसरा नेसोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट जो है नेसोफेरिंग्स। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पहला पार्ट है नॉस्ट्रिल, दूसरा है नेसोफेरिंग्स। फिर नीचे जाएंगे अपन लोग, यहां से अपन, यदि मैं इस व्यू से देखूंगा तो ये हो गया आपका नॉस्ट्रिल, फिर अंदर यहां पर हो गया आपका नेसोफेरिंग्स, फिर नीचे घूम के जाएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। थर्ड पार्ट कौन सा होता है आपका, ओरोफेरिंग्स। थर्ड पार्ट क्या होता है आपका, ओरोफेरिंग्स होता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे जो लास्ट पार्ट होता है आपका, वो होता है लैरिंग्स। चौथा जो होता है लैरिंग्स। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चार पार्ट होते हैं, नॉस्ट्रिल, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स जो होता है वो होता है, तो नॉस्ट्रिल्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंग्स जो है, ये चार इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं, इसको हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, ये नीचे आते हैं, जो दिख रही है आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एग्जैक्टली ट्रैकिया बोलते हैं। ये आपका क्या है, ट्रैकिया है। क्या है आपका ये, ट्रैकिया। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। और ये जो ट्रैकिया है ये काय का बना है, कॉर्टिलिजनस रिंग ऑफ ट्रैकिया। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर ऐसा, तो ये इसे हम क्या, ये काय का बना हुआ है एग्जैक्टली, ये कॉर्टिलिजनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो कॉर्टिलिजनस रिंग जो है उसे हम बोलेंगे। तो सेकंड हम जो बात कर रहे हैं, इसके नीचे ट्रैकिया होता है। तो यहां से स्टार्ट जो ट्रैक, लैरिंग्स के जस्ट नीचे जो ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहला पार्ट होता है आपका ट्रैकिया, पहला पार्ट होता है आपका ट्रैकिया, और जो ट्रैकिया वो काय का बना होता है,
कार्टिलेजिनस रिंग का बना होता है। क्या बना होता है? कार्टिलेजिनस रिंग का बना होता है। ये जो ट्रैकिया है और नीचे जाता है और नीचे जाएगा, ठीक है। ये जाने के बाद काय में कन्वर्ट होता है। ये जो दिख रही है आपकी जो लंग्स के अंदर आ गई है, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है वो बाइफरकेट होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक ट्यूब जो होता है राइट लंग में जाता है, एक ट्यूब जाता है लेफ्ट लंग में जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। तो राइट लंग वाली को राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट लंग वाली को लेफ्ट ब्रोंकाई बोलते हैं। तो सेकंड जो पार्ट होता है किसका? सेकंड जो पार्ट होता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो होता है क्या? आपका ब्रोंकाई होता है। राइट लंग में राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकाई होता है। और उसके बाद फाइनली जो है यहाँ पर आपकी एल्वुलाई होती हैं। तो थर्ड पार्ट होता है आपका क्या? एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई थर्ड पार्ट होता है आपका। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें आपको याद रखना है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट लंग की राइट, लेफ्ट की लेफ्ट, एंड फाइनली क्या है आपका? एल्वुलाई होता है। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं किसके? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के होते हैं। क्योंकि अभी आगे जाके हम इंपॉर्टेंट अप्लाइड फिजियोलॉजी देखेंगे, वहां से बहुत सारी चीजें आप लर्न करने मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, अपर एंड लोअर। अपर में आता है नॉस्ट्रिल, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड आपका आता है क्या? लैरिंक्स आता है। उसके बाद करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे, ट्रैकिया, ठीक है, दूसरा आता है ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट, और लास्ट होता है एल्वुलाई जो लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, इस प्रकार से राइट और लेफ्ट जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द रेस्पिरेशन। अभी हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। एक प्रकार से अपर एंड लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने देखा या रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, वो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यदि बोल रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो ये कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, ओरोफेरिक्स, सॉरी नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, फिर उसके बाद आपका आता है लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एंड एल्वुलाई। ये पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका होता है। लेकिन अपर में 4 आते हैं, लोअर में 3 आते हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है एग्जैक्टली? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच या बाय विच ऑक्सीजन from lungs to lungs is carried by blood to tissue। एग्जैक्टली ये बता रहा है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो आपके नॉस्ट्रिल, जो ऑक्सीजन है ये नॉस्ट्रिल से होते हुए, नेसोफेरिंक्स से होते हुए, ओरोफेरिंक्स से होते हुए, लैरिंक्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई से होते हुए एल्वुलाई में पहुंचती है। और एल्वुलाई से यहां से फाइनली कहां पहुंचती है? वो आपके ब्लड में पहुंचती है। ठीक है, ब्लड में भी किस में जाती है? आरबीसी के हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है। आरबीसी के हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और बाइंड होकर ये ब्लड वेसल्स के द्वारा कहां पहुंचती है? आपके टिश्यू तक पहुंचती है। तो जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है? अंदर आ रही है। ठीक है, और लंग्स में आने के बाद वो कहां पहुंच रही है? ब्लड में पहुंच रही है। ब्लड से कहां पहुंच रही है? टिश्यू में पहुंच रही है। तो बाय विच ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स इज कैरीड बाय ब्लड टू टिश्यू। मतलब ऑक्सीजन जो होती है लंग्स से ब्लड में जा रही है और ब्लड से कहां जा रही है? वो टिश्यू में जा रही है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंचती है, मतलब सेल में पहुंचती है, तो सेल में जाने के बाद ये सेल में एटीपी फॉर्म करवाती है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है, आपको पता होगा इसके पहले सेल वाली क्लासेस में, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया करता है उस ऑक्सीजन को यूज करता है और एटीपी फॉर्म करता है। एटीपी फॉर्म करने के बाद वो एटीपी जो है उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उस सेल के हर इंडिविजुअल सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसको करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब वो एटीपी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराती है और जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उसके बाद बनता है उस सेल के अंदर CO2। और वो CO2 जो है, CO2 फॉर्म्ड इन टिश्यू बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज कैरिड बाय ब्लड टू लंग्स। तो वो जो CO2 है अगेन निकल के ब्लड में आती है
और ब्लड में आने के बाद वो ब्लड कहाँ पहुंचाता है, CO2 को लंग्स तक पहुंचाता है, और लंग्स से क्या होती है, वो एक्सपायर्ड आउट हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो लंग से ब्लड में, ब्लड से सेल में मतलब टिश्यू में, वहां पर जाने के बाद सेल उसको यूज करती है, एटीपी फॉर्म करती है, एटीपी फॉर्म करने के बाद वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के बाद CO2 फॉर्म होती है, CO2 जो होती है वो कहां पर आती है, ब्लड में आती है, ब्लड में आने के बाद वो कहां जाती है, लंग्स में, लंग्स से आने के बाद कहां जाती है, वो फाइनली लंग्स से बाहर निकल जाती है। ये आपका होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस, और ये जो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रोसेस होता है या पहला प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन सभी को पता है, आपके घर में एक खिड़की होती है जिससे एयर अंदर आती है, एयर बाहर जाती है। एयर का अंदर आना, एयर का बाहर जाना वेंटिलेशन कहलाता है। वैसी बॉडी के अंदर एयर का अंदर जाना, एयर का बाहर आना वेंटिलेशन कहलाता है। लेकिन वेंटिलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लंग्स रिस्पॉन्सिबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, एयर का इन एंड आउट ऑफ लंग्स का एयर का अंदर लेना और लंग्स के द्वारा एयर का बाहर करना, ये क्या कहलाता है, वेंटिलेशन कहलाता है। जैसे हमारे घर में खिड़की होती है जो एयर को अंदर और बाहर करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो वो उस घर का लंग्स हो गया और वो उसके लिए वेंटिलेशन का काम कर रही है। वैसे हमारी बॉडी के लिए जो वेंटिलेशन का काम कर रही है वो कौन है, लंग्स करता, जो एयर को अंदर लाता है और एयर को बाहर पहुंचाता है। ठीक है, जब हम एयर अंदर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं, और बाहर करता है जिसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन बोलते हैं। एयर का अंदर लेना इंस्पिरेशन और बाहर लेना एक्सपायरेशन कहलाता है। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं गैस एक्सचेंज इन लंग्स। ठीक है, आपकी बॉडी में यहां से फाइनली आपका ऑक्सीजन कहां पहुंच गया है, आपके लंग्स में पहुंच गया है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, जब लंग्स में पहुंचता है तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर आती है। ये प्रोसेस होता है, CO2 बाहर आती है तो गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन का अंदर जाना होता है ब्लड में और CO2 का बाहर जाना होता है, गैस एक्सचेंज होता है। और ये होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। क्यों, आपको बता दें कि यहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं और इस ब्लड वेसल्स में जो आपका ब्लड आता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। आपको इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि जो हमारे लंग्स के पास जो ब्लड आता है वो हमारे पास कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लंग्स में पहुंचता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उसमें CO2 बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि लंग की जो ब्लड वेसल्स होती हैं या लंग्स में जो ब्लड के पाइप होते हैं वहां पर जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, लेकिन उसमें CO2 ज्यादा होती है। ऑक्सीजन नहीं होती है, CO2 ज्यादा होती है। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ब्लड में CO2 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कैसा है, कम है, और CO2 कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हम लंग्स की बात करें तो यहां लंग्स में क्या है, आपकी जो ऑक्सीजन है वो कैसी है, आपकी ज्यादा है और CO2 कम है। ये हो रहा है आपके लंग्स में क्या है, CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है। तो जो हमारे यहाँ अंदर ब्लड में जो लंग्स के पास जो ब्लड आया है उस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। लेकिन हमारे लंग्स की बात करेंगे, लंग्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन कम है। इसका मतलब है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहां पर है, लंग्स में है, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहां पर है, ब्लड में है। तो आपने एक मैकेनिज्म पढ़ा होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जो ऑक्सीजन है हाई कंसंट्रेशन मतलब लंग से वो ब्लड की ओर मूव करेगी, लंग से ब्लड की ओर मूव करेगी। तो जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर कोई मूव करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहां पर जो गैस एक्सचेंज हो रहा है इन लंग्स में वो कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। और डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है तो जो ऑक्सीजन है
वो लंग्स से कहां जा रही है, ब्लड में जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, जिस कारण से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ब्लड मूव होता है, जिससे हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की प्रोसेस होती है, जिसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आती है डिफ्यूजन की प्रोसेस से। मतलब लंग्स में हाई कंसंट्रेशन है, लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन है, ब्लड में नहीं है। अब हम बात करते हैं CO2 की। तो CO2 मैंने आपको बताया कि जो ब्लड हमारे लंग्स के पास आया, जो ब्लड आया है उसमें CO2 ज्यादा है, लेकिन लंग्स के अंदर CO2 कम है, जिस कारण से क्या होता है, जो हाई कंसंट्रेशन, मतलब आपके ब्लड में CO2 ज्यादा है मतलब हाई कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन से लंग्स की ओर जाएगा, लंग्स में CO2 कम है, तो ब्लड से CO2 निकल के लंग्स में जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि ब्लड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है और लंग्स में, ब्लड में आपका हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है लेकिन लंग्स में लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है। तो हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर जाती है और ब्लड से CO2 निकलकर लंग्स में जाएगी और लंग्स से बाहर निकल जाती है। तो हाई कंसंट्रेशन, तो आपका यहां पर क्या होगा, ब्लड से लंग्स की ओर। तो ब्लड में आपका हाई कंसंट्रेशन होता है और लंग्स में कम होता है। जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहां पर भी जो CO2 जो है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ब्लड से लंग्स की ओर आपको आके मिलती है। इस प्रकार से डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है ये आपको मिलती है, और एग्जैक्टली कहां मिलती है, एल्विलो कैपिलरी लेवल्स पे। एल्विलो कैपिलरी, एल्विलाई के पास जो कैपिलरीज होती हैं उस कैपिलरी के पास ही ये प्रोसेस होती है। क्योंकि आपको बता दें, हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज होती हैं, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में आर्टरी होती है, आर्टीरियल्स होती है, वेन होती है, वेन्यूल्स होती हैं, और जो आर्टरी और वेन आपस में जुड़ती हैं, फाइनली वो वाला जो एरिया होता है उसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जहां पर यदि हम कैपिलरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें आधा पार्ट वेन का, आधा पार्ट आपका क्या है, जो है आर्टरीज का होता है, और जो कैपिलरी पार्ट होता है वही पार्ट बॉडी के अंदर, जो ब्लड वेसल्स का वही पार्ट परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब होता है लीकी होता है, मतलब एग्जैक्टली वो परमी, लीकी नहीं बोलेंगे, परमिएबल होता है। मींस हमारे ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो सेल तक कैसे पहुंचते हैं। अब पूरी ब्लड वेसल्स कंप्लीटली पैक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ऐसी परमिबिलिटी होनी चाहिए जहां से वो न्यूट्रिएंट निकल के आ सकें। तो वो न्यूट्रिएंट या कोई भी चीज हमारे ब्लड से निकलकर सेल तक पहुंचती है तो उसको वहां से ब्लड से निकल के सेल तक आने के लिए कैपिलरी ही रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कैपिलरी कैसी होती हैं, परमिएबल होती हैं। वो न्यूट्रिएंट को ब्लड से आपके कहां पहुंचाती हैं, सेल तक पहुंचाती हैं। एंड सेल के जो वेस्ट मटेरियल उनको ब्लड में लाना है वो कैपिलरी के द्वारा ही आते हैं, क्योंकि कैपिलरी लेवल पे ही टिश्यू एंड सेल में और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। आपका जो ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट है वो कैपिलरी से निकलकर टिश्यू में पहुंचेगा, एंड टिश्यू में जो भी चीज आपका वेस्ट मटेरियल बना है, जो भी CO2 वेस्ट मटेरियल है वो आपके ब्लड में आता है, कैपिलरी के द्वारा होता है। इसलिए बोला गया है एल्विलो कैपिलरी लेवल पे, मतलब कैपिलरी लेवल पे ही, एल्विलाई की जो कैपिलरी लेवल पे वहीं पर डिफ्यूजन हो रहा है, वहीं पर परमिबिलिटी है, जिस कारण से ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जा रही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रही है, एंड CO2 वहीं से हाई का मतलब ब्लड से लंग्स में जा रही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की जा रही है। इस प्रकार से गैस वहां डिफ्यूजन के द्वारा आपकी क्या होती है, एग्जैक्टली वहां पर एक्सचेंज होती है, और जिससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा पाती है और हमारी बॉडी से CO2 बाहर जा पाती है। और डिटेल हम लोग अभी आगे जाके फ्यूचर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गैस एक्सचेंज जो होता है लंग्स में, ये होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो ब्लड गैस है वो क्या होता है, ब्लड गैस जो होती है वो कैरी की जाती है ब्लड के द्वारा। ब्लड जो है, जो ब्लड गैसेस होती है मतलब CO2 और जो ऑक्सीजन है वो कैसे कैरी करती हैं, वो कैरी की जाती हैं, ब्लड में कैरी होती हैं। स्पेसिफिक बात करेंगे, जो ऑक्सीजन होती है वो RBC के हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है। RBC के हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर वो क्या होती है, ब्लड को
कैरी करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ एक्सचेंज हो गया और फाइनली जो है ब्लड में ऑक्सीजन आ गई जो टिश्यू तक पहुंचेगी और टिश्यू से जो CO2 है वो ब्लड में आएगी और वो लंग्स तक पहुंचेगी। तो जो आपकी जो ब्लड गैसेस होती हैं वो ब्लड गैसेस मतलब कौन सी होती है? ऑक्सीजन एंड CO2 जो कैरी होती है किसमें? ब्लड में कैरी होती है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैस मतलब ऑक्सीजन CO2 इन टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर क्या हो रहा है आगे? एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैस। ब्लड गैस मतलब CO2 और ऑक्सीजन का गैस मतलब वो गैस है, ब्लड गैस है। ब्लड गैस कौन सी? CO2 और ऑक्सीजन है। इनका एक्सचेंज होता है टिश्यू लेवल पर। अब टिश्यू लेवल पे कैसा होता है? तो मान लीजिए ये एक सेल है और ये ब्लड है, ठीक है। तो जब ब्लड में जब ब्लड क्या होता है टिश्यू तक पहुंचता है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है, एंड CO2 कम होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कम होती है और यहां पर CO2 ज्यादा होती है, ठीक। जब आपका जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आपका टिश्यू तक पहुंचता है, सेल तक पहुंचता है, तो सेल के पास जब पहुंचता है तो सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज हो गया और वहां पर CO2 बन के पड़ा हुआ है। वैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है एंड CO2 वहां पर कम है, तो फिर वही प्रोसेस होगी। जब यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है ब्लड में और सेल के अंदर कम है तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां पर CO2 ज्यादा है आपके ब्लड में कम है तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या होगा? जो ब्लड गैस है ऑक्सीजन और जो CO2 उसका टिश्यू लेवल पे सेल लेवल पे एक्सचेंज होगा क्योंकि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो जो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में ज्यादा है तो वहां से ब्लड में से ऑक्सीजन मूव होकर कहां पहुंचेगी? सेल में पहुंचेगी। लेकिन उसी सेल में CO2 ज्यादा है लेकिन बाहर ब्लड में कम है, तो जो CO2 है उस सेल से निकल कहां पर आएगी? आपके ब्लड में आ जाएगी। और इस प्रकार से जो ब्लड गैस का जो एक्सचेंज है वो आपको टिश्यू लेवल पे मिलेगा और वो भी लाइक डिफ्यूजन मिलता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपको मिलता है क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन ब्लड बोलते मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है तो और सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, इसलिए ब्लड से वो सेल के अंदर मूव होगा। लेकिन CO2 ज्यादा है सेल के अंदर तो सेल से वो क्या होगा? ब्लड में आपका आएगा क्योंकि CO2 वहां बनी है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के बाद, क्योंकि जैसी ऑक्सीजन जाएगी ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी और वहां पर CO2 बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू एंड प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय टिश्यू कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब सेल के द्वारा ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और ATP बनाई जाती है, ATP बनाने के बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के बाद वहां पर CO2 बनता है और ये जो CO2 बन रहा है ये फाइनल जो प्रोसेस हो रही है इसे हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन का यूज होना और CO2 का बनना, ऑक्सीजन का यूज होना CO2 का बनना। ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया ने यूज किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने ATP बनाया, ATP ने मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से क्या बना? CO2 बना एंड CO2 का बनना इस प्रकार से क्या कहलाएगा? कंप्लीट जो है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कहां पर होता है? सेल के अंदर होता है, मतलब टिश्यूज में मतलब सेल के अंदर होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे और जो आपकी ये जो वेंटिलेशन है, गैस एक्सचेंज इन लंग्स की बात करेंगे और ब्लड गैस को कैरी करेगा ब्लड में एंड फाइनली आपके टिश्यू लेवल तक पहुंचाएगा, मतलब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को निकालेगा, ले जाएगा और CO2 को बाहर निकलवाएगा। ये जो चारों प्रोसेस हैं इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब क्या है? लंग्स से ऑक्सीजन को सेल के अंदर पहुंचाने तक की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर पहुंचाने तक की बात कर रहे हैं, बस पहुंचा दिए वहां तक एक्सटर्नल हो गया। लेकिन सेल के अंदर जाने के बाद जो ऑक्सीजन यूज होकर CO2 बनता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रेस्पिरेशन, और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वेंटिलेशन हो रहा है, गैस एक्सचेंज ऑफ लंग्स हो रहा है, ठीक है। फिर जो है ऑक्सीजन ब्लड गैसेस को कैरी कर रहा है, फिर क्या बोल रहा है? जो ब्लड गैसेस का टिश्यू या सेल लेवल पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एंड फाइनली उसके अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन आपको मिलता है। ये आपका कंप्लीट रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता है।
ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसके अंदर सब प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। जो हमारे नॉस्ट्रिल्स नोज होती है, यहाँ पर क्या होता है, यदि ठंडी कोल्ड एयर भी आती है, कोल्ड एयर भी आती है, ठंड के मौसम में भी आती है, तो जैसे कोल्ड एयर अंदर आती है तो वो आपके गर्म या वार्म एयर में कन्वर्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी वार्म एयर में कन्वर्ट हो जाती है। जितनी भी ठंडी आप एयर लेंगे, हमारे जो नोज है वो क्या करती है, उसे वार्म एयर में कन्वर्ट कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि जो हमारी नेजल ट्यूब होती है, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं या ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है, और जहां ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब एयर क्या होती है, इस आपके जो यहाँ की जो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जैसी एयर जो होती है इस म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है, तो वहां की जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वहां से हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, और वो उस एयर को कोल्ड से वार्म में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक जरूरी होता है। ठीक है, ये आपका होता है। सेकंड बात करते हैं, इस नोज में हेयर्स होते हैं, और वो जो हेयर क्या करते हैं, आपके डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रोक देते हैं, या कुछ माइक्रो पार्टिकल्स को वहीं रोक देते हैं और लंग्स में जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नोज होता है वो दो काम करता है। एक काम करता है, यदि कोल्ड एयर है उसको वार्म एयर में कन्वर्ट करता है, और दूसरा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, क्या के लिए करता है, वो सेकंड रिस्पॉन्सिबल होता है डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो पार्टिकल्स को, हार्मफुल पार्टिकल्स को जो नाक के हेयर होते हैं वहीं रोक लेते हैं। तो नोज जो है दो काम कर रहा है, वार्म एयर फॉर्म कर रहा है और हार्मफुल पार्टिकल्स को वहीं पर रोक दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका नोज का काम है। आगे बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अप्लाइड फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, नेजल या नोज के द्वारा अंदर एयर लेते हैं और नोज के द्वारा एयर छोड़ते हैं। तो नोज जो आपका नेजल ब्रीथ जो होता है वो गुड होता है, लेकिन जब आप मुंह से सांस, यदि आपकी नाक ब्लॉक हो गई, जो नोज है किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाए, बहुत सारी डिजीज होती हैं, कॉमन कफ कोल्ड होता है तब नोज ब्लॉक हो जाती है, नेजल पॉलिप जब हो जाता है तो आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है, यहाँ की जो हड्डी है वो उसके कारण से पाइप पैसेज जो है नैरो हो जाता है, तो आपको सफोकेशन या जो नोज ब्लॉक हो जाती है। जब नोज ब्लॉक होती है पेशेंट क्या करता है, माउथ ब्रीथ करने लगता है। जब मुंह से ब्रीथिंग करता है तो मुंह की जो म्यूकोसा है वो कैसी होती है, ड्राई होने लगती है, सूखने लगती है, और इस ड्राइनेस के कारण फाइनली जो आपके गम्स होते हैं, जो टीथ गम्स जो हैं, वहां पर आपको गम इन्फेक्शन जो है, गम्स में इन्फेक्शन मिलने लगता है। तो जब आप लगातार माउथ ब्रीथ करेंगे तो आपका जो माउथ का जो म्यूकस और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाएगी, और उस कारण से वहां जल्दी इन्फेक्शन होगा, खासकर आपके गम्स में इन्फेक्शन मिलेगा और गम्स इन्फेक्शन आपको मिल सकता है। तो जो लंबे समय से माउथ ब्रीथ करता है उन लोगों में गम में इन्फेक्शन आपको मिल सकता है, गम्स इन्फेक्शन मिलेगा, गम्स में पेन होगा, ब्लीडिंग आपको हो सकता है, मुंह से गंदी बदबू आपको आ सकती है, ये आपको मिलेगी। किस कारण से, जब आपकी नोज ब्लॉक होगी और माउथ ब्रीथ लंबे समय तक करेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो कोल्ड एयर को वार्म एयर में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन यदि उस म्यूकस मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग खराब हो जाती है, खासकर हम बात करते हैं अस्थमा के पेशेंट। अस्थमा मतलब दमा, अस्थमा मतलब होता है जब आपके जो ये ट्रैक जो बताया मैंने आपका, ये सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है? जब भी कोई भी एलर्जन हमारे इस ट्रैक में पहुंचता है और वो क्या करता है, इस लंग्स को सिकुड़ देता है। ठीक है, जिस कारण से हम बोलेंगे एस्थमा, हम क्या बोलेंगे, एस्थमा बोलेंगे। तो एस्थमेटिक पेशेंट में क्या होता है कि जब जो हमारी नेजल म्यूकोसा क्या करती है, एयर को वार्म करती है, लेकिन यदि नेजल म्यूकोसा इसको वार्म नहीं कर पाती है और वो कोल्ड एयर फाइनली आपके लोअर रेस्पिरेटरी मतलब आपके ट्रैकिया ब्रोंकाई वाले एरिया तक, यदि जनरली क्या होती है, यहीं वार्म हो जाती है और यहाँ पर वार्म एयर आती है, लेकिन यहाँ वार्म नहीं हो पाती है
और वो कोल्ड एयर कहां पहुंचती है, आपके ब्रोंकाई तक पहुंचती है। और जैसे ही वो कोल्ड एयर ब्रोंकाई तक पहुंचती है तो उस अस्थमा वाले पेशेंट में अस्थमेटिक अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अस्थमेटिक अटैक को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि आपकी कोल्ड एयर लोअर रेस्पिरेटरी में पहुंच जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, अस्थमा के अटैक को प्रोड्यूस करने के लिए, अस्थमा को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।